काफ़ी अरसे से मैंने प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने कहा कि जितनी भी वीडियोज़ आ रही थी वो पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, यूएस, पाकिस्तान स्टॉक, एवरीथिंग एल्स, लेकिन प्रोडक्टिविटी के ऊपर वीडियो नहीं थी। लेकिन प्रोडक्टिविटी इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है बीइंग वेल्दी कि दोनों चीज़ें ये हैंड इन हैंड चलती हैं। जब तक आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे, जब तक आप वेल्दी नहीं हो सकते, ऑल्दो के एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, लेजी लोग बहुत जगह आपको मिल जाएंगे पैसे वाले, लेकिन हर एक की अपनी जर्नी होती है। तो एक जनरल रूल ऑफ थंब जो है वो ये है कि आपको प्रोडक्टिव होना पड़ेगा अगर आपको पैसे कमाने हैं। तो प्रोडक्टिविटी होती क्या है? प्रोडक्टिविटी मेरे हिसाब से स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें आप ये कोशिश करते हैं कि एज मच एज पॉसिबल जितना मैक्सिमम काम कर सकें, जितने अपने काम को ऑप्टिमाइज कर सकें मिनिमम टाइम ड्यूरेशन के अंदर, उसको आप प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं। बट एट द सेम टाइम प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को एग्जॉस्ट कर दें। आपको हर दफा हर वक्त यही सोचते रहें कि मुझे एज मच एज पॉसिबल काम करना है कम से कम टाइम में। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर अगेन टॉक्सिक हो जाएंगे। आपको अपने सिस्टम्स ऐसे बनाने पड़ते हैं या अपने सिस्टम्स ऐसे बनाने चाहिए जिससे आप प्रोडक्टिव हो सकें, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें और फटीग भी ना लें। ये वीडियो स्पॉन्सर की है पीडीएफ एलिमेंट बाय वंडरशेयर, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट और फटीग मैनेजमेंट ये दोनों प्रोडक्टिविटी का एक मेजर पार्ट है। और इसके अंदर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेट से बोलें कि मुझे 2 घंटे के लिए ड्राइव करके जाना होता है अपने काम के ऊपर, तो मुझे अच्छी से अच्छी गाड़ी चाहिए ताकि मैं अच्छे से अच्छा प्रोडक्टिव रह सकूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी जॉब आपको इतने पैसे दे रही है या आपका काम आपको इतने पैसे दे रहा है कि आप लग्जरी गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं 2 घंटे की ड्राइव के लिए, तो जरूर करें। लेकिन उसके लिए मैंने अगेन उसके लिए वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया कि किस तरह से आपको एक नई गाड़ी को फाइनेंस करना चाहिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको वो फायदा भी दे सके और आपका मेक सेंस भी कर सके। लेकिन अगर फर्ज करें आप 2 घंटे की ड्राइव भी कर रहे हैं, 2 घंटे के लिए जा भी रहे हैं, लेकिन आपको वो पैसे नहीं बना रहे, लेकिन वो जॉब आपको पैसे नहीं दे रही है, वो आपको काम उतना पैसे नहीं दे रहा है, तो आप ये कोशिश कर सकते हैं कि अपना काम घर से करें। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो फिर नई जॉब ढूंढ लें। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 घंटे ड्राइव करके जाएंगे कम पैसों की जॉब के लिए, कम पैसों के लिए, और उसके लिए कोशिश करेंगे कि अच्छी से अच्छी गाड़ी ले लें ताकि आपकी फटीक ना हो, वो बेसिकली आपकी फजूल खर्ची होगी। सो आज मैं आपसे बात करूंगा कि मैंने किस तरह से पिछले 3 साल के अंदर क्या क्या चीजें खरीदी हैं और उन चीजों की वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव हुई है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं तो मैंने जब अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी 2 साल पहले, तो मैंने वीडियोस जो बनाना स्टार्ट की थी वो फोन्स पे बनाना स्टार्ट की थी और मैंने 1 साल तक वीडियोस फोन पे बनाई थी। उसका रिजल्ट ये था कि मुझे काफी ट्रैक्शन मिली थी और मुझे नजर आ रहा था कि सिर्फ फोन से वीडियो, थोड़ा सा एक लाइटिंग कर लूं मैं थोड़ी सी उसके अंदर इंप्रूव, और थोड़ा सा अपने कंटेंट को इंप्रूव कर लूं, तो कुछ नहीं तो व्यूज मिल रहे थे। लेकिन उसमें मुझे कुछ मसले मिल रहे थे। उसमें ये मिल रहा था मुझे मसला कि मैं कहीं भी बैठकर चाहूं कि जो खराब लाइट के अंदर या लो लाइट के अंदर जब मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता था तो मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से मेरा टाइम ज़ाया हो रहा होता था। और मैं कोशिश करता था कि उस टाइम पर बनाऊं वीडियो जिस टाइम पे लाइट अच्छी हो या फिर मेरे पास अपनी कोई एक्सटर्नल लाइट हो, जिसकी वजह से मैं टाइम ज़ाया करता था उसके अंदर। अब मैं बहुत सारे ऑप्शंस देखे उस टाइम पर, मुझे लोगों ने बताया कि यार कैमरा ले लेना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जब मैं फ़ोन यूज़ करता था तो मुझे एयरप्लेन मोड में रखना पड़ता था फ़ोन को, कोई कॉल ना आ जाए, मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस होती थी फ़ोन यूज़ करते वक्त। और जाहिर सी बात है मैं जॉब भी कर रहा हूँ तो मुझे अपनी जॉब को भी देखना होता था। इस वजह से मैंने अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए अपना एक कैमरा लिया। कैमरा काफ़ी महंगा लिया। एक और बात इसके अंदर कि जब भी आप कोई एक्सपेंस कर रहे हो और महंगी चीज़ ले रहे हो या कोई चीज़ नई चीज़ ले रहे हो तो कोशिश करें कि 2-3 लेवल अहेड की कोई चीज़ ले लें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत महंगी कोई चीज़ लें, लेकिन ऐसी चीज़ लें जो आपको बहुत आगे के लिए फ़ायदा कर सके। मैं इसमें एग्जाम्पल देता हूँ। जब भी मैं आईफोन लेता हूँ और मुझे पता है कि यार मेरी आईफोन की ज़रूरत लेट से 128 GB की इस वक्त है, लेकिन मैं उसको 4 साल आगे की देखता हूँ। जब मैं 4 साल आगे देखूंगा तो मुझे पता है ये 128 GB काम नहीं करेगा, एटलीस्ट 256 GB होना चाहिए। और यही हुआ था जब मेरा लास्ट आईफोन था, वो मैंने 128 GB के बाद जब अगला मैं लेने जा रहा था, 128 GB मुझे शायद 1 साल तक आराम से काम कर देता। लेकिन इस वक्त मैं अगर अपने आईफोन की यूजेज देखूं तो 200 GB तो मेरे पास इस वक्त ऑलरेडी पड़ी हुई है। उसके अंदर उसका जो यूजेज है वो है। इसमें लोग कह सकते हैं कि iCloud ले सकते हैं, लेकिन मैं iCloud के ऊपर बिलीव नहीं करता क्योंकि वो रिकरिंग कॉस्ट बन जाती है। मैं आई वुड से कि iCloud बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें एक्सपेंस करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं करता। ठीक है, अब मैं उसमें बात करूं कि मैं 256 GB लिया और अब तक चल रहा है और अगले 2 साल तक भी वो चल सकता है फ़ोन, मुझे स्पेस की लिमिटेशन नहीं आएगी। जब मैंने पहली दफ़ा एक दफ़ा फ़ोन लिया था तो उसके अंदर मुझे स्पेस की लिमिटेशन आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे फ़ोन चेंज करना पड़ गया था। अच्छा, एप्पल के बारे में तो मैं ये बोलूँ कि मैंने एक न्यूज़लेटर भी लिखा था। मैं न्यूज़लेटर का लिंक लगा दूंगा, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि वो न्यूज़लेटर मैंने लिखा था जिसमें मैंने बताया था कि मैं किस तरह से टारगेट करता हूँ एप्पल की प्रोडक्ट खरीदने के लिए। प्रोडक्ट खरीदनी है मुझको एप्पल की, तो मैं उसमें पूरा प्लान करता हूँ 1-2
1-2 साल का प्लान होता है कि मुझे लेट से आईफोन लेना है और वो लेट से 5000 दिरहम की डिवाइस है, तो मैं किस तरह से उसके पैसे जमा करूंगा, और ना सिर्फ जमा करूंगा, उन पैसों को इन्वेस्ट भी करूंगा बिफोर बाइंग दैट आईफोन। और वो इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस वो है। मैंने इस न्यूज़लेटर में उस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ लें, इस तरह मैं अपने कैमरे की बात करूं तो मेरा कैमरा कैनन का आर सीरीज़ का कैमरा है, और उसके अंदर तकरीबन 5200 दिरहम का उस वक्त मिला था मुझे। एक लेंस भी मिला था 50 mm का उसके साथ एडिशनल फ्री, जो कि तकरीबन कोई 3,10,000 रुपये आज की डेट के पैसे बनते हैं उसके। अच्छा खासा महंगा कैमरा था, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ? उससे फ़ायदा ये हुआ कि मुझको कैमरा मुझे अपना फ़ोन यूज़ नहीं करना पड़ा। अब मैं अगर अभी इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे अगर कोई कॉल आ भी जाती है तो मैं फ़ोन उठा के देख सकता हूँ, उसके कॉल को आंसर कर सकता हूँ। ये तो मुझे एक एक्सटर्नल कैमरे का फ़ायदा मिल गया। दूसरा ये कि मुझे अब लो लाइट कंडीशंस के अंदर मैं वीडियो बना लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। खासतौर पर जो 50 mm का लेंस है उसको मैं यूज़ करूँगा तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं आईफोन यूज़ करता था उस टाइम पे मुझे लो लाइट कंडीशन के अंदर बिल्कुल बुरे रिजल्ट मिलते थे। मेरे जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती थी वो बढ़ जाती थी। तो इसलिए मुझको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा कैनन का जो मैंने कैमरा लिया उसका जो सेंसर साइज़ है वो 1 इंच का है। अगर आप 1 इंच के सेंसर साइज़ को कंपेयर करेंगे, बेचारा जो छोटा सा जो फ़ोन का सेंसर साइज़ है वो उससे कंपेयर नहीं करता। अच्छे से अच्छा फ़ोन उससे कंपेयर नहीं करेगा। मैं और कुछ परचेजेस के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ वर्ड फ्रॉम आवर स्पॉन्सर इन दिस वीडियो। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है PDF एलिमेंट बाय वंडरशेड ने। जो ऐप सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ अपने डेली लाइफ के अंदर वो एक्सेल है। एक्सेल के बाद जो सेकेंड मोस्ट यूज्ड ऐप है जो मैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ, भले वो ऑफिस के एनवायरनमेंट में हो चाहे वो मैं अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ करूं, वो PDF है। कोई PDF डॉक्यूमेंट आपको यूज़ करना हो, उसको एडिट करना हो, उसके अंदर एनोटेशन करनी हो, उसके अंदर टेक्स्ट को एडिट करना हो, उसके लिए PDF एलिमेंट का जो ऐप है वो बेस्ट है। इसकी ऐप आपको अपने मोबाइल के अंदर भी मिल जाएगी, अपने डेस्कटॉप के अंदर भी मिल जाएगी। आपको इसको अपने लैपटॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उसको स्कैन कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। कोई भी OCR का जो टूल है वो बेस्ट टूल है। मैं अगर चाहूँ कि अपनी कोई टेक्स्ट बुक को स्कैन करूं और उसको स्कैन करने के बाद मैं उसको उसमें एडिट करूं, उसमें एनोटेशन कर सकूं, बहुत अच्छा टूल है बच्चों के लिए जो कि यूज़ करते हैं अपने पीसीस को या अपने लेक्चर्स को नोट डाउन करने के लिए। टेक्स्ट बुक्स बहुत महंगी होती हैं। मेरे अपने बच्चे इसको यूज़ करते हैं जब उनको स्कैन करना पड़ता है किसी चीज़ को, तो स्कैन करने की जगह वो उसकी पिक्चर ले लेते हैं एंड देन इम्पोर्ट इट इनटू द PDF एलिमेंट, और उसके बाद उसके अंदर जो चीज़ें एडिट करनी होती हैं और उसके बाद जो उसके अंदर एनोटेशन करनी होती है वो बहुत इजीली कर लेते हैं। ना सिर्फ उसको एडिट कर सकते हैं बल्कि आप उसके अंदर जो टेक्स्ट एलिमेंट्स हैं उनको सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई पिक्चर मिली है और उसके अंदर बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको अगर आप PDF में कन्वर्ट करके उसको सर्च करना चाहें उस टेक्स्ट को, तो वो भी बड़े मज़े से हो जाता है। इसके अलावा जो एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है वो ये कि आप इसके अंदर जो टेबल फॉर्मेट है वो आपको इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट और लेट्स से ऐप्स के अंदर। एक्सेल के अंदर आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप टेबल चाहें, वरना टेबल एक्सपोर्ट करना इतना आसान नहीं होता किसी भी PDF डॉक्यूमेंट से। आप इसके अंदर बहुत आराम से टेबल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन एक्सेल, या फिर और किसी भी डिफरेंट किस्म का टूल जैसे ऐप है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या प्रेजेंटेशन बनाना चाहें तो वो PDF से PPT में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर बहुत सारे आपको इस तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। इसके अलावा कभी कभी आपको ये होता है कि आप मल्टीपल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक सिंगल PDF के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वो भी उसके लिए मर्जिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यू नेम इट, और PDF के जो आपके मसले हैं वो ये ऐप आपकी रिजॉल्व करेगी। चाहे आप मोबाइल के ऊपर हो, चाहे आप PC के ऊपर हो, चाहे आप मैकबुक के ऊपर हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, ये हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको हेल्प आउट करेगी। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब बात करते हैं माइक की। मैंने माइक मल्टीपल तरह के माइक्स लिए, लेकिन उसमें मुझे उतना फायदा नहीं मिल रहा था। मैं फोन में लगा लेता था रोड का माइक, या मैं बोया का जो माइक लिया था मैंने यहाँ कॉलर में लगा लिया होता। लेकिन इवेंचुअली जब मैंने कहा कि यार नहीं, मुझे अब इसके अंदर आप देखें, अगर मैं पहली दफ़ा में महंगी चीज़ ले लेता तो मुझे 3 तरह के माइक्रोफोन्स अलग अलग टाइम पे नहीं लेने पड़ते। वन टाइम में मैं महंगा माइक्रोफोन ले लेता। मैंने रोड का वायरलेस गो टू लिया, और उसके अंदर मुझको अब मैं अगर लेट से किसी और के साथ वीडियोस भी बनाता हूं तो मैं दूसरे बंदे को अपना दूसरा माइक दे सकता हूं। तो इसलिए एक दफ़ा में खर्चा करें, लेकिन उस टाइम पे खर्चा करें जब आपको पता है कि ये इतनी वैल्यू दे देनी है। मैं जिस टाइम पे ये मैंने खर्चे किए हैं, मुझे पता था कि मेरे YouTube चैनल ने मुझे इतने पैसे तो निकाल के दे दिए कि इस टूल को अब मैं खरीद सकता हूँ। इसलिए ये मुझे सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। मैं ये नहीं करता कि बगैर किसी सोचे समझे। एक चीज़ मैंने की थी, मैंने मैकबुक जब लिया था, मैकबुक पे आते हैं, जब मैंने मैकबुक लिया था वो आई थिंक जब मैंने नया वीडियोज़ बनाना स्टार्ट की थी, मैं उस वक्त मैकबुक एयर कोई
6 साल पुराने मैकबुक एयर के ऊपर मैं वीडियोस को एडिट कर रहा था, उसमें बहुत टाइम लगता था, लेकिन मैं उसमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे रहा था अपने आप को कि हाँ यार उसमें हो सकता है ऐसा। फाइनल कट प्रो मैंने खरीदा, उसके अंदर 300 आई थिंक डॉलर्स का, और उसके अंदर अगेन वही चीज़ थी कि जो मेरा थॉट प्रोसेस था वो ये था कि जितने अच्छे जो सॉफ्टवेयर थे वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड थे। मैं सब्सक्रिप्शन बेस की तरफ नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ भी लूँ मैं अपनी ओनरशिप ले लूँ एक दफ़ा में। जैसे फाइनल कट प्रो एक खास एक अमाउंट के ऊपर मिलता है और उसके बाद आप उसके अंदर एड ऑन तो कर सकते हैं, उसके अंदर आपको महीने के पैसे नहीं देने। अनलाइक प्रीमियर प्रो या इस तरह की जो अच्छी ऐप्स हैं वो आपको महीने की सब्सक्रिप्शन के पैसे आपको देने पड़ते हैं, और वो आपको 1-1.5 साल के अंदर ही फाइनल कट प्रो की प्राइस पड़ जाती है। आप उसके बाद फिर और फर्दर पैसे देते रहेंगे। इसीलिए मैं महीने की सब्सक्रिप्शन या मंथली सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि वो फिर एक आपको रिकरिंग कॉस्ट पड़ने लगती है। खैर मैकबुक भी जो मैंने लिया था वो तकरीबन कोई 5000 दिरहम का था। मैकबुक प्रो 2020 का मॉडल था और वो 1 TB का मॉडल था। अगेन मुझे मैक्सिमम पे जाना चाह रहा था मैं, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, तो मैंने 1 TB का लिया था। और आज मुझे लगता है कि 1 TB मुझे कम पड़ रहा है और मुझे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगानी पड़ती है। तो इसलिए इसके अंदर भी हमेशा आप ऐसी चीज़ लें जो आपको पता हो कि आगे फ्यूचर प्रूफ हो, एटलीस्ट आपको फोर्सिबल फ्यूचर के अंदर आपको फ़ायदा कर रही हो। आज से 3 महीने पहले तक मैं अपने लैपटॉप्स के ऊपर ही काम करता था, डायरेक्टली लैपटॉप से काम करता था, चाहे वो ऑफिस का लैपटॉप हो, चाहे वो मैकबुक हो। लेकिन जब मैंने कुछ लोगों को काम करते हुए देखा अपने जानने वालों में, तो मुझे इसकी यूटिलिटी नज़र आई कि मुझे मॉनिटर लेना चाहिए। और मॉनिटर जब मैंने लिया, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये मॉनिटर मैंने लिया था। ये मॉनिटर जब मैंने लिया तो इसके अंदर मुझको बहुत मेरी जो वर्क फ्लो है वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। और आप ये समझें कि मुझे मज़ा ही नहीं आता कि मैं अगर मॉनिटर पे काम ना करूं, क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन है 4K। मैं एटलीस्ट इसको HD पे काम करता हूं, तो मुझे जो एक्सेल शीट के साइजेस मिलते हैं, जो मुझे अपनी वीडियोस को ट्रांसफॉर्म करने का जो स्पेस रियल एस्टेट मिलती है, उसमें जो मेरा वर्क फ्लो है अब वो आउटस्टैंडिंग हो गया है। अब मुझे आप ये समझें कि मुझे ऑफिस के लैपटॉप की स्क्रीन पे काम करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि उसका बहुत ही ख़राब रेजोल्यूशन है। इसी तरह से जब मैं अपने ऑफिस के डेस्कटॉप के ऊपर लॉगिन करता हूँ, वो भी इतने अच्छे रेजोल्यूशन नहीं है, लेकिन मुझे रिमोट लॉगिन के ऊपर भी अपने इस मॉनिटर के ऊपर बहुत अच्छी रेजोल्यूशन मिल जाती है। तो ये दिस मॉनिटर हैज़ स्पॉइल्ड मी। और उसका फ़ायदा क्या हुआ है? उसका फ़ायदा ये हुआ है कि मुझको अब वीडियोज़ एडिट करने के लिए छोटी स्क्रीन के ऊपर काम नहीं करना पड़ता, बड़ी स्क्रीन होती है, जल्दी काम होता है। इसके अलावा जब एक्सेल शीट पे मैं काम करता हूँ तो मुझे मल्टीपल एक्सेल शीट जब मैं खोलता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ती एक्सेल शीट को। नॉर्मल मेरे अपने ऑफिस के लैपटॉप के अंदर लेट्स से अगर 10 या 15 कॉलम्स आ रहे हैं, इसके अंदर 30-35 कॉलम्स आ जाते हैं, तो मुझे एक दफ़ा में अच्छा व्यू मिल जाता है। तो इसलिए दिस हैज़ प्रूव टू बी अ वेरी गुड परचेज फॉर मी। और मैं सबको कहता हूं कि जब आप थोड़ा सा अपना काम को इम्प्रूव करना चाहें और आपको नज़र आने लगे कि आप उसके अंदर पैसे भी बना सकते हैं, उससे प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं, तो उसके अंदर ज़रूर इन्वेस्ट करें। ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट से मैं अपना टाइम भी बचाता हूँ, अपने काम को इम्प्रूव भी करता हूँ। अच्छा, इस मॉनिटर को मैंने ऑनलाइन नहीं खरीदा था। उसका रीज़न ये है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें अप्रीहेंशंस थी। अब मैं जब भी कोई चीज़ ऑनलाइन लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे उसके बारे में सब पता हो, लेकिन मॉनिटर जब मैं ले रहा था, मेरे अंदर मेरे जो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जो कि मुझे जब मैं स्टोर में गया तो मैंने वहां पर उनसे क्वेश्चन पूछे। इसी तरह से जब मैंने अपना कीबोर्ड लिया, कीबोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वायरलेस कीबोर्ड है मेरे पास, जिसके अंदर मैं एक बटन से मैकबुक पे चला जाता हूँ, दूसरे बटन से मैं पीसी पे चला जाता हूँ, और तीसरा ऑप्शन भी है, अगर 3 पीसीज आपको कनेक्ट करने हैं तो तीसरा पीसी भी कनेक्ट हो जाता है जस्ट बाय प्रेस ऑफ अ बटन। तो बहुत अच्छा कीबोर्ड है। अगेन मेरी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है। मुझे अगर पहले मुझको क्या करना होता था कि एक लैपटॉप हटा के दूसरा लैपटॉप यूज करना होता था या साइड बाय साइड करना होता था। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त चीज़ जो मैंने एक किसी यूट्यूब की वीडियो में देखी थी, जब एक बंदे ने अपने डॉकिंग स्टेशन लगाए हुए थे अपने पीसीज के लिए, वो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा डॉकिंग स्टेशन भी, जिसके अंदर 2 लैपटॉप्स में एक साथ फिक्स कर लेता हूँ, और बहुत सस्ता मिला था मुझे, बहुत अच्छी डील मिली थी मुझे noon.com से। 35 दिरहम्स का पड़ा था ये मुझको, ऑलमोस्ट कोई लेट से ये 2100-2200 रुपये पाकिस्तानी है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। हीट सिंक के साथ आप दोनों लैपटॉप्स इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। आप वंस इसमें सेट कर दें, उसके बाद आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। डेस्क आपकी पूरी क्लीन हो जाएगी, आपको बार बार अपनी केबल्स भी चेंज नहीं करनी है। आप एक दफ़ा आपने इसको सेट कर दिया है तो उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर एडजस्ट भी कर सकते हैं। एक लैपटॉप पतला है, दूसरा लैपटॉप थोड़ा सा विड्थ में मोटा है, तो वहाँ पर आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये भी एक गेम चेंजर है। मेरी डेस्क बिल्कुल क्लीन हो गई है इसकी वजह से। वीडियो क्रिएशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मैं जल्दी जल्दी कंटेंट बना सकूं, और मेरे
मेरे लिए, क्योंकि मैं ऑफिस में भी काम करता हूँ, मैं फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, मेरी फैमिली भी है, तो कभी कभी मैं थोड़ा सा लैग करता हूँ वीडियोस बनाने में। तो मेरे लिए एक और ऑप्शन ये मिला मुझको कि मैं आउटडोर्स वीडियो बना लूँ। जब भी मुझे कोई आइडिया है मैं फॉरन वीडियो बना लूँ। उसके लिए पहले मैं मोबाइल से बनाता था वीडियो, पहले मैं अपने अगेन आईफोन के साथ बनाता था, और आईफोन में मैं हमेशा एक फ़ोन रखता हूँ अपने पास, कभी भी दो फ़ोन नहीं रखे मैंने, और उसका रीज़न ये कि मैं अपनी लाइफ को सिंपल रखना चाहता हूँ, तो इसलिए मेरे पास दो फ़ोन कभी भी नहीं रहे। अब जब मैं एक फ़ोन लेके चलता हूँ और मुझे कभी कोई आइडिया आया और मुझे वो वीडियो बनानी है, तो मुझे उसके लिए वो फ़ोन यूज़ करना पड़ता था, और उसके अंदर अगेन कभी भी कॉल आ सकती थी, कभी भी कुछ भी हो सकता था। इसलिए अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेट से घर से ऑफिस जा रहा हूँ, या वापसी में ऑफिस से लेट से घर आ रहा हूँ, उस टाइम पर कोई कॉल आ सकती है बीच में। अब मैं चाहूँ कि उस टाइम पर मैं वीडियो बना लूँ, तो ऐसा बनाना मुश्किल हो जाता है। इट कम्स एट अ कॉस्ट, लेकिन उसने जो मुझे अपना टाइम बूस्ट किया है मेरा, और जो मुझे एफिशिएंसी प्रोवाइड की है, जब मैं गाड़ी के अंदर सिर्फ उसको गोप्रो लगा लेता हूँ और बोलना स्टार्ट कर देता हूँ, जब मुझे पता है कि किस टॉपिक पे बोलना है। थोड़ा बहुत पॉइंट्स मेरे फोन पे होते हैं कभी कभी, लेकिन अदरवाइज अगर मुझे बोलना है, पता है कि क्या क्या बोलना है उसके अंदर, तो मैं गाड़ी चलाते वक्त एक वीडियो पूरी बना लेता हूँ। गोप्रो ने मेरा एक अलग ही उसने मुझको ऑप्टिमम लेवल के ऊपर पहुंचा दिया है। अब बहुत सारे लोगों के लिए मेरे ख्याल से गोप्रो की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मेरे लिए उसने एक इतनी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड की है कि मुझे आज तक उसने अपनी प्राइस के अंदर जितनी मैंने वीडियोस क्रिएट किए शायद उसने मुझे पे ऑफ कर दिया हो। तो इसलिए हर चीज़ की वैल्यू होती है, प्राइस नहीं होती है। उसको ये देखना चाहिए जो चीज़ भी आप ले रहे हैं, आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। मेरे लिए मेरी 8 साल पुरानी गाड़ी मुझे वही वैल्यू दे रही है, तो मैं अगर आज उससे 5 टाइम्स ज़्यादा महंगी गाड़ी लेकर भी अगर यूज़ करूँगा, तब भी मुझको वही वैल्यू मिल रही होगी। तो प्राइस ऑल्दो कि उसकी 5 टाइम्स ज़्यादा है, लेकिन वैल्यू मुझे सेम दे रही है। ना मुझे वो कभी प्रॉब्लम में करती है, ना मुझे कोई बहुत बड़ी मेजर मसला मिल रहा है फ्यूल एफिशिएंसी का। मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है कि मैं पुरानी 8 साल पुरानी गाड़ी यूज़ करूँ, या मैं 0 मीटर गाड़ी लेकर उसको 5 टाइम्स उसके पैसे दूँ। तो इसलिए इट डजंट मेक सेंस कि आप प्राइस को देखें, इट मेक सेंस कि आप वैल्यू को देखें कि वो चीज़ आपको वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रही है। गोप्रो ने मुझे बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड की है, इसलिए आई कीप ऑन यूजिंग इट। मैं हर हफ्ते 1 या 2 वीडियोस कम से कम उससे बना ही लेता हूँ, और बहुत इजी सेटअप है। मैंने ना माइक लगाना होता है उसके अंदर, ना कुछ करना होता है, सिर्फ गाड़ी में लगा दो। उसमें अगेन प्रॉब्लम आते हैं, हर चीज़ के प्रॉब्लम्स हैं। मैं रात में उसमें वीडियो नहीं बना सकता, वो डे लाइट की वीडियोस उसके अंदर अच्छी आती हैं, नाइट मोड जो है उसका इतना अच्छा नहीं है। अगेन हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मैं इस कैमरे को अपनी गाड़ी में नहीं लगा सकता, वो एक बहुत बड़ा हेसल होगा, सिर्फ इसलिए कि मैं नाइट मोड में लो लाइट कंडीशंस के अंदर वीडियो बनाना चाहता हूं, तो मैं कैमरा लेके नहीं जा सकता। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, और ऑल्दो कि इट्स वेरी स्मॉल थिंग, लेकिन जब मैं काम करता था आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने ये चीज़ खरीदी थी, वाईफाई एक्सटेंडर। मैं अपने कमरे में जब काम करता था, जब मैंने अपना होम ऑफिस सेटअप किया था, तो उस टाइम पर मुझको इस कमरे में जो वाईफाई की सिग्नल्स हमारे बहुत ख़राब आते थे। तो मुझे क्या करना होता था कि मैं अक्सर अपने मोबाइल से जो हॉटस्पॉट था वो बनाना पड़ता था। लेकिन हर डिवाइस को मोबाइल हॉटस्पॉट बनाना वो एक अलग हेसल बनता था, उसमें टाइम ज़ाया होता था। मैं सोच रहा था एक्सपेंसिव सेटअप के लिए, मैं सोच रहा था कि अलग से रूटर लगा लूं, लेकिन क्योंकि आई एम नॉट वेरी मच टेक्निकल इन दैट। और बाय द वे, मैं जो भी आपको ये पूरा वर्क फ्लो बताया, इसके अंदर अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ इसमें इंप्रूव हो सकती है, तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताएं, ताकि मैं खुद भी उसके अंदर देख सकूं कि और किस तरह से मैं इंप्रूवमेंट ला सकता हूं। इसके अंदर कुछ चीज़ें तो मुझे पता है, लेकिन डेफिनेटली आपके इनपुट्स मुझको फर्दर इसके अंदर फर्दर वर्क फ्लो को इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे। अच्छा, वाईफाई एक्सटेंडर जो था वो बहुत सस्ता था, आई थिंक 150-175 दिरहम्स का था। मैंने कहा था इसको लेके देख लेते हैं, अगर इसने अच्छा परफॉर्म किया तो ठीक है, वरना फिर महंगे सोल्यूशन पर जाना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने इसको यूज़ किया तो इतना ज़बरदस्त मुझे सोल्यूशन मिला। 1.5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ इस डिवाइस को, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं की है। मैं इस कमरे के अंदर बैठकर जितनी भी ब्राउजिंग करना चाहता हूँ, जितना भी, मैंने हमेशा इस कमरे में बैठकर अपलोड करता हूँ अपनी वीडियोज़ को। तो 2 GB 3 GB 5 GB जो भी अपलोड करना होता है यहाँ पर मैं अपलोड कर लेता हूँ। पहले यहाँ पर कवरेज नहीं आती थी, बंदे को आगे पीछे करना पड़ता था। तो इस तरह की चीज़ों में बंदे को कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, जिसके अंदर उसका टाइम ज़ाया हो रहा होता है, जिसमें उसको कांस्टेंट एक बगिंग हो रही होती है कि यार यहाँ पर ये मसला होगा, वहाँ वो मसला होगा। इसमें अभी भी बहुत सारे ऐसे मेरे प्रोसेस में प्रॉब्लम है जिसमें मैं इनको इम्प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि वाईफाई एक्सटेंडर ने मेरी लाइफ अगेन चेंज कर दिया, मैं पीस ऑफ माइंड में आ गया हूँ। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो है ये मेरा एयरपॉड इज़ लाइफ चेंजर। ऑल्दो कि ये मैंने 2 साल पहले नहीं लिया, ये मेरा ऑलमोस्ट 3.5 साल हो गए मुझे लिए हुए, लेकिन इट हैज़ बीन अ लाइफ चेंजर फॉर मी। मैंने गाड़ी के अपने स्पीकर्स बंद कर दिए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एनोइंग थे मेरे लिए। मैं इसको लगा लेता हूँ, बहुत अच्छा है ये। मैंने अपनी पैंट की लेट से हुक्स, बेल्ट के हुक से लगा लेता हूँ उसको, और ये फिर उसके बाद जब भी मैं बहुत ईजी होता है मुझे निकालना हो, मैं उसको कान में लगा लेता हूँ। तो ये प्लस ये कि मैं अपनी वीडियोज़ एडिट करता हूँ, तो मैं हमेशा इसको लगा के करता हूँ, कोई तार का झंझट
झंझट नहीं है, कोई अलग से कोई मुझे सेटअप नहीं करना पड़ता। एप्पल के साथ पूरा ये कन्वीनियंटली लॉक्ड है पूरा का पूरा मेरा जो इकोसिस्टम है। अब आप इस डिवाइस को कुछ भी कह लें, लेकिन मेरे लिए बहुत वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। यही चीज़ आप शायद 100-150 दिरहम के अंदर भी ले सकते थे। मैंने ये चीज़ ली 500 दिरहम के अंदर, लेकिन इसने जो मुझे वैल्यू प्रोवाइड की है ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, वो शायद आउटलिव कर रही है जो इसकी कॉस्ट थी। इसलिए अगेन बहुत सारी चीज़ों की प्राइस नहीं देखी जाती, उनकी वैल्यू देखी जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरा प्रोग्रामेबल माउस है। इसको मैं अपने 2 पीसीज के साथ, एक मैकबुक और एक पीसी के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ और इट हेल्प्स मी अ लॉट विद वीडियो एडिटिंग। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी है और वर्टिकल स्क्रॉल भी है, एंड देन इट हैज़ सो मेनी प्रोग्रामेबल बटन्स, जिसकी वजह से मुझको अपने मल्टीपल टास्क्स के अंदर हेल्प मिलती है। आई वुड सजेस्ट एनीबडी हु इज डूइंग वीडियो एडिटिंग टू बाय दिस माउस। दिस हेल्प्स मी अ लॉट। इसी तरह से एक और मुझे आगे फ्यूचर के लिए जो मुझे करना है, मैं अपने इस जो मॉनिटर के साथ करना चाह रहा हूँ, वो ये कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं 3 पीसीज इससे कनेक्ट करूँ और तीनों पीसीज के साथ, जैसे मैंने वायरलेस कीबोर्ड बताया हुआ है कि वो कनेक्टेड है, इसके अलावा वायरलेस माउस उसके साथ कनेक्टेड हो। इसके अलावा ऑन अ बटन मैं उसकी स्क्रीन चेंज कर दूँ, या मैं चाहूँ तो उन तीनों पीसीज को मैं अपने स्क्रीन के ऊपर लेकर आ जाऊँ। मुझे बताइए कि मैं किस तरह की कर सकता हूँ। अगर आप में से किसी ने इस तरह का सेटअप इम्प्लीमेंट किया हुआ है, मैंने यूट्यूब पर तो देखा हुआ है इस तरह के सेटअप इम्प्लीमेंटेड, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप मुझे बताएं इस तरह के कोई सेटअप इंप्लीमेंटेड है, आपने किया हुआ अपने घर में, तो मुझे जरूर उसके अंदर कमेंट के अंदर लिख के बताएं। इस चैनल पर क्योंकि मैं बात करता हूं पर्सनल फाइनेंस की और प्रोडक्टिविटी की, तो ये वीडियो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड थी, लेकिन मैंने पर्सनल फाइनेंस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मैंने बताया था कि मेरे एसेट्स किस तरह से हैं और किस तरह इवॉल्व किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ लेट्स से 15 ईयर्स। इसी तरह से यहाँ पर मैंने एक वीडियो लगाई हुई है जिसमें मैंने बात की है पैसिव इनकम के ऊपर कि मैं किस तरह से पैसिव इनकम, मेरी क्या क्या स्ट्रीम्स है पैसिव इनकम की। यहाँ पर वो मैंने वीडियो लगाई हुई। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।